नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार हैट्रिक के बाद एक्शन में नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर जहां पार्टी मैराथन तैयारियां कर रही है, तो वहीं सूबे के मुखिया नायब सैनी के धन्यवादी दौरे का आगाज भी हो चुका है। धन्यवादी रैली के जरिए मुख्यमंत्री हरियाणा को सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर जनता की समस्याओं का समाधान करने को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। सीएम सैनी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं उन विकास कार्यों की सूची भी सैनी सरकार ने तैयार की है जिनका शिलान्यास होना है। ऐसे में निकाय चुनाव पर सीएम के धन्यवादी दौरे का कितना असर पड़ेगा, पार्टी को इसका कितना फायदा मिलेगा, यह सवाल है। तो धन्यवादी दौरे का कितना असर अब निकाय चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि मैराथन तैयारियां पार्टी करती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, कितना फायदा आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ताओं के साथ माना जाता है इस पार्टी को, और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकसभा के बाद जिस तरीके से हमने चुनाव देखा उसमें परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, लेकिन विधानसभा में बेहतर कमबैक किया, हैट्रिक लगाई हरियाणा के अंदर। अब निकाय चुनाव की तैयारियां, निकाय चुनाव, शहरी निकाय चुनाव, जहां से जिसे नेताओं की नर्सरी कहा जाता है, यहां से नेता विधानसभा पहुंचते हैं, लोकसभा पहुंचते हैं और राज्यसभा पहुंचते हैं। अब ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरी चुनाव को लेकर साथ ही आगे की बड़ी तैयारी, भविष्य की तैयारियां, राजनीतिक तैयारियां करने में जुट गई है। धन्यवादी दौरे का कितना असर पड़ेगा, आज से आगाज हो चुका है, सीएम सैनी कर चुके हैं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार या सियासी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई हो। बीजेपी की लगातार तीसरी बार बनी सरकार में दूसरी बार सीएम बने नायब सैनी ने एक और शुरुआत की है कि वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों का तीसरी बार सरकार बनाने पर आभार जताएंगे। सीएम का पहला कार्यक्रम चंडीगढ़ से सटे पंचकुला की कालका विधानसभा से शुरू हुआ है। लीजिए पहले सीएम नायब सिंह सैनी। विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम है और जो जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा, विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। गौरतलब है कि सीएम के विधानसभाओं के दौरे में कुछ नई चीजें भी हो रही हैं। एक ये भी कि अपने विधानसभा दौरों में नायब सैनी खुले दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें भी सुनेंगे। जाहिर है कि लोगों को लगेगा कि सीएम खुद हमसे मिल रहे हैं, हमारी समस्याएं सुन रहे हैं, तो कार्रवाई भी होगी ही। इसीलिए ये जनसंवाद पार्टी, सरकार और सीएम की छवि को भी निखारेंगे। तीसरा, सीएम अपने विधानसभा दौरों में पार्टी वर्कर से भी मिलेंगे, खासकर उनसे जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निष्ठा और समर्पण से काम किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं, नेताओं को शाबाशी देकर सीएम उन्हें अब निकाय चुनाव के लिए रिचार्ज करेंगे। यानी सरकार और पार्टी ये प्रभाव छोड़ना चाहते हैं कि शानदार जीत के बाद भी वो चुनावी मोड में हैं। इरादा क्लीन स्वीप का है। वैसे पार्टी हाईकमान भी चाहता है कि सीएम पब्लिक से सीधा जुड़े रहें। पहले सीएम को मिलना आसान नहीं होता था, पर ये सीएम जनता के बीच रहना चाहता है, जिससे हरियाणा का फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ले सके। सियासत और रणनीति इसी का नाम है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो कालका से सीएम सैनी का जो दौरा है, धन्यवादी दौरा, आज से आगाज उसका हो चुका है। सियासी तौर पर पार्टी को कितना इसका फायदा होगा और विपक्ष को इस दौरे का कितना नुकसान होगा, ये तमाम आकलन
का विषय है। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, मैराथन तैयारियां लगातार हम देख रहे हैं, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन अब धन्यवादी दौरा कितना असरदार? देखिए सौरभ, कल मुख्यमंत्री पिंजौर में थे जहां गिद्धों को छोड़ा था, और आज उसी विधानसभा, कालका विधानसभा के तहत पिंजौर आता है, तो आज भी मुख्यमंत्री वहां थे। दरअसल मुख्यमंत्री सरकार की छवि को और मुख्यमंत्री पद को एक उसकी साख को बनाना चाह रहे हैं जी। अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हरियाणा में है पूरी तरह से बीजेपी के कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और बीजेपी के अनुकूल है। यही वजह है कि पार्टी जल्दी से जल्दी स्थानीय निकायों के चुनाव शहरों में करवाना चाह रही है, और चूंकि परिस्थितियां काफी माकूल हैं और विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है, विपक्ष अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, तो अच्छा मौका देखकर, देखिए 90 विधानसभाएं, मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम बना है सभी विधानसभाओं में जाएंगे, लेकिन 34 जगह ऐसे हैं जहां चुनाव होने हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। प्राथमिकता पहले उन क्षेत्रों में रहेगी जहां चुनाव होने हैं, तो लोगों को लगे कि मुख्यमंत्री को मिलना कहां आसान था। मुख्यमंत्री तक मिलने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने, बड़ी कठिनाइयों का सामना पड़ता है, लेकिन ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं जनता से मिलकर आभार जताऊंगा। आभार के बदले वो अगर आभार जताने विधानसभाओं में आ रहे हैं तो जनता का धन्यवाद तो करेंगे ही, एक खुले दरबार नुमा एक संवाद भी करेंगे, जैसे मनोहर लाल जी ने भी किया था कि जनता से सीधा जुड़ाव हो, ताकि लगे कि सरकार कल्याणकारी है। तो लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। अभी कई स्तरों पर देखिए समाधान शिविर जिलों में लग रहे हैं, उसके अलावा सीएम विंडो है, और कई तरीके, विधायकों को भी हिदायत है कि अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुने, उनको दूर करें, लोग मेरे पास ना आए, कबीर कुटीर में लोग ना आए। पीछे भी मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया था और अब खुद लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। दरअसल जो टाइमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब चुनाव है निकाय के, और अब नायब सैनिक खुद भी और सरकार भी और हाईकमान भी चाहता है कि इन चुनाव में क्लीन स्वीप हो जाए, क्योंकि 2018 में जो 5 नगर निगमों के चुनाव होते हैं, बड़े चुनाव होते हैं, और मेयर का एक रुतबा होता है, वो भी एक तरह से विधायक होता है, विधायक से थोड़ा सा नीचे, लेकिन रुतबा होता है। तो पिछली बार 2018 में 5 के 5 नगर निगमों में मेयर बीजेपी के बने थे और अच्छे वोटों से जीते थे, माहौल बना था उससे। उसी तरह के माहौल को रिपीट करना चाह रही है बीजेपी, और मुख्यमंत्री अब फील्ड में उतरे, और ये हाईकमान की तरफ से भी इस तरह के आदेश है कि आप जाइए। अभी मुख्यमंत्री अपने काम कर सकते हैं फील्ड में रहकर, जिलों में रहकर भी, छोटा सा हरियाणा है, अब तो हेलीकॉप्टर भी आ गया, और मुख्यमंत्री कह रहे थे मैं 3 गुना काम करके दिखाऊंगा। इस सरकार की स्पीड 3 गुना होगी। अब पानीपत जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने भी अपने भाषण में इस जिक्र में कहा था कि 3 गुना तेजी से ये सरकार काम करेगी। तो लोगों के कल्याण के लिए तो काम करेगी, लेकिन जो सियासी फायदे की बात है, सियासत पर मजबूत पकड़ की बात है, ये भी एक योजना है उसी के तहत, और हम कह सकते हैं कि एक तीर से 3 निशाने साधना चाह रहे मुख्यमंत्री। महेश, जो निकाय चुनाव हैं उसको लेकर भी जिस तरीके देवेंद्र ने भी कहा, एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी सीएम सैनी कर रहे हैं। अब सवाल है कि निकाय चुनाव पर धन्यवादी दौरे का कितना असर पड़ेगा, और उसी का विपरीत सवाल एक दूसरा ये कि विपक्ष के लिए क्या धन्यवादी दौरा और जो मैराथन तैयारियां हैं एक बड़ी चुनौती साबित होगी? देखिए, दोनों ही सवालों का लगभग एक ही जैसा जवाब है। अगर निकाय चुनावों की तैयारी को लेकर अगर नायब सिंह सैनी अलग अलग इलाकों तक पहुंचते हैं, धन्यवादी रैलियां वो करते हैं, तो मुख्यमंत्री जब भी धन्यवादी रैली करते हैं तो यकीनन फिर उस इलाके की जो समस्याएं होती है वो मांग के रूप में रैली के मंच तक पहुंचती है, और उन्हें स्वीकार करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। अमूमन यही ट्रेंड देखने को मिला है कि जब भी कोई धन्यवादी दौरा किसी भी इलाके में किया जाता है तो उस इलाके की जो सबसे बड़ी मांगे होती है वो स्थानीय नेता मंच पर मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री उन्हें स्वीकार करने का काम करते हैं। तो इससे एक फायदा तो ये होगा कि एक एक विधानसभा क्षेत्र जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई कमजोरी भी थी तो वहां मजबूती देने का काम नायब सिंह सैनी कर सकते हैं। और दूसरी कोशिश में इसे ओवरऑल समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे इसमें स्थानीय निकाय चुनाव कोई बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय नजर नहीं आ रहा। ये एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत क्या है? कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत यह है कि इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में किसी एक खास परिस्थिति के चलते भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम कर लिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी गलतियां थी जिसका सीधा फायदा यहां पर
जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव मैदान में मिला। कांग्रेस पार्टी के पास रणनीति नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अपनी रणनीति को लागू करने में कामयाब हुए, लेकिन ये परिस्थिति कहीं आने वाली 2029 के चुनाव में तो झेलनी नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद को इसीलिए तैयार कर रही है कि अब जो विपक्षी दल है हरियाणा प्रदेश में, उनका वजूद पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जिस तरीके से गुजरात में हमने देखा कि एक के बाद एक जब भी सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अब हरियाणा प्रदेश की अहमियत को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश को भी उसी तर्ज पर जो है कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करे, जो कि गुजरात मॉडल में देखने को मिला था कि एक के बाद एक जब भी सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की बने, विपक्ष का कोई वजूद ना हो, इक्का दुक्का कोई विधायक जीते तो जीते, वरना जीतने की संभावना भी ना हो। ये कोशिश यहां पर अगले ही दिन से 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई थी। और वन नेशन वन इलेक्शन के चलते अगर 2 साल पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव करवा भी दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और अब जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पार्टी की मजबूती के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से ग्राउंड कनेक्ट वो कर रहे हैं, और जो मनोहर लाल खट्टर की गलतियां थी जिसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को चुनाव मैदान में लोकसभा चुनाव के दौरान मिला, उन तमाम गलतियों को पलटने का काम, यानी उन्हें संकट में समाधान जो तलाशने की कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, और यकीनन उसमें समाधान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तलाशा भी। चाहे अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात की जाए जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की कतारों में खड़े नजर आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे। डीएससी डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है जिसे अलग से आरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमेशा के लिए अपने खाते में डालने का काम कर लिया। तो कहा जा सकता है कि ओबीसी की जहां तक बात की जाए तो नायब सैनी का चेहरा सामने आने के साथ ही सैनी वोटर्स तो करीब 95-96% हरियाणा प्रदेश में नायब सैनी और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते ही नजर आए। लेकिन यादव वोटर्स की बात की जाए, ओबीसी की दूसरी जातियों की बात की जाए तो उन्हें ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नजर आया, तो वहां झुकाव उनका देखने को मिला। यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी तमाम दूसरे राजनीतिक दलों का वजूद खत्म कर देना चाहती है। वीरेन जी, ये निकाय चुनाव को लेकर कितना असर डालेगा, ये सवाल तो बन रहा है, क्योंकि जनवरी और फरवरी 2 महीने ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अब सवाल यह है कि निकाय चुनाव भी कराना है, आगे का विजन भी तैयार करना है। सीएम सैनी, जब नायब सैनी को फेस बनाया गया था सीएम का, हमने देखा हरियाणा की सियासत में जब परिवर्तन हुआ था सीएम फेस का, उस दौरान भी ताबड़तोड़ उन्होंने काम किए थे, जनता से कनेक्ट होते रहे थे। हालांकि विपक्ष सवाल उठाता रहा था कि चुनाव है और चुनाव के दरमियान ऐसा नायब सैनी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है वोटर्स को लुभाने के लिए, लेकिन उसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ा। पार्टी लगातार मैराथन काम करती रही और यही वजह थी शायद जनता ने भरोसा जताया और तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी की हुई। और वही भरोसा अब जनता देख रही है, जो भरोसा जताया और जो उम्मीदें, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए, उनकी कसौटी पर भी खरा उतरना पार्टी के लिए बेहद अहम है और प्रतिबद्धता सीएम सैनी की भी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनाधार को मजबूत बनाना है। निकाय चुनाव कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। निकाय चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं से मुकाबला ही नहीं है, मुकाबले में है ही नहीं, ना तो कांग्रेस है ना आम आदमी पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 42 सीटों पर जो पराजय मिली है, 48 सीटें उसके खाते में आई, 42 सीटों पर जो पराजय मिली है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में जो अंतर रहा है वो 1.25 लाख से कम अंतर रहा है। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती है। पार्टी अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। ये बात निश्चित है कि पार्टी के समक्ष जो है 2029 का चुनाव है, लेकिन तब की परिस्थितियां अलग होंगी। तब जो है जब महिलाओं का 33% आरक्षण का वो भी लागू करना है, तब की परिस्थितियां अलग होगी, विधानसभाओं का परिसीमन भी होगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी अपने को मजबूती से बनाकर तो चली रही है। जो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्तर पर अलग रचना है और संगठन के स्तर पर अलग से व्यवस्था है, संगठन अलग से काम कर रहा है। तो ये मुख्यमंत्री के रूप में उनकी जो रैलियां, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। निकाय चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समस्या है, जो अपने कार्यकर्ता हैं जिनको अभी संगठन में, सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, भागीदारी नहीं मिली है, उनको भी भागीदारी देनी है।
कुछ को जिला शिकायत कर कष्ट निवारण समितियों में लिया जाएगा, कुछ को चेयरमैन बनाया जाएगा और 2026 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी है, एक रामचंद्र झगड़ा की और एक किरण चौधरी की। तो जो नए नेताओं को भी एडजस्ट किया जाएगा। 2026 में एक सीट तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिल जाएगी, लेकिन दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी संख्या बल के हिसाब से। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन के साथ साथ अपने सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनको जो पूरा करने का दबाव है, उसके लिए भी पार्टी दृढ़ संकल्प है और पार्टी अपना जनाधार भी मजबूत कर रही है और संगठन में नए चेहरों को भी ला रही है, ताकि संगठन के अंदर नए चेहरों के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो। देवेंद्र, जो तैयारियां हम देख रहे हैं पार्टी की, वो बड़े स्तर पर हैं। एक बड़ा विजन लेकर पार्टी चल रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जीत के बाद चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे नायब सैनी हो या मंत्री भी हो, विधायक हो, सबके मुंह पर एक है कि आपने डबल इंजन की सरकार बना दी, आप ट्रिपल इंजन। मतलब नीचे से योजनाएं आएंगी, नगर पालिका, नगर निगमों से जो प्रपोजल आएंगे, जो मांग आएगी, जो जरूरतें महसूस होंगी, सरकार तक जाएंगी, मुख्यमंत्री तक जाएंगी, चंडीगढ़। और वही चूंकि एक ही पार्टी की सरकार होगी तो नीचे से योजनाएं बनकर जाएंगी, मुख्यमंत्री बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, बीजेपी की बहुमत की सरकार है, और वहां से फिर अगर कोई ऐसे मामले जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक परमिशन या अप्रूवल जरूरी है वो वहां जाएंगी तो फटाफट काम होंगे। जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा, डबल इंजन की सरकार, उसका फायदा मिला, विकास हुआ, जिस तरीके से बड़े बड़े हाईवेज बने हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर में सुधार हुआ है, एजुकेशन में भी सुधार हुआ है, ऑनलाइन सेवाएं होने से प्रशासनिक थोड़ा सा एफिशिएंसी बढ़ी है, अफसरों पर दबाव है कि पब्लिक की शिकायतें सुनो, दूर करो, भ्रष्टाचार में जो इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जा रहा है। तो एक तरह से मतलब देखिए पॉजिटिव असर तो नजर आ रहा है लोगों में। निकाय चुनाव के जरिए और जो प्रभाव बनेगा, सरकार ये दिखाना चाहती है कि जिस तरीके से मान लो कोई फिल्म रिलीज होती है तो शुरू में रश होता है, लोगों को लगता है जी बहुत अच्छी फिल्म है, एक प्रभाव छोड़ने की बात है। उसी तरीके से जैसे सरकार बनी है तीसरी बार, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा सभी को पसंद है, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं लोग के मुख्यमंत्री हो तो ऐसा, और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं पब्लिक में जाऊंगा, उनकी समस्याओं को दूर करूंगा। तो मतलब एक जो प्रभाव छोड़ने वाली बात है, लोगों को लगे कि उनका फैसला सही था, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विधायकों से, मंत्रियों से कह रहे हैं, अधिकारियों को अपडेट कर रहे हैं, जिला स्तर पर ही जो समस्याएं उनको निपटाने की बात करें, क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है समाधान शिविर के माध्यम से, और खुद अपने आवाज पर वो लगातार समस्याओं को सुन रहे हैं। उससे ये एक बड़ा मैसेज जरूर पार्टी देने की कोशिश कर रही है, सीएम देने की कोशिश कर रहे हैं। महेश, सवाल बेहद अहम, वो सवाल ये, क्या बीजेपी की तैयारियों का कोई तोड़ कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास होगा? अभी फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा। संक्षेप में, समय थोड़ा कम है। देखिए, इससे पहले मैं जिक्र इसी बात का कर रहा था कि दरअसल ये एक कॉम्बिंग ऑपरेशन है। कॉम्बिंग ऑपरेशन से मेरा अभिप्राय यह है कि बाकी तमाम विरोधी दलों को एक तरीके से नेस्तनाबूद करने की तैयारी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो भी बिना किसी चुनावी मौसम के। यहां कांग्रेस पार्टी की स्थिति तो हमने देखा कि चुनावी मौसम के दिन जो है, जब नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन और आखिरी कुछ घंटे, और तब तक भी अपनी 3 टिकटों का ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर पाए थे। महज 3 से 4 घंटे बचे थे नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन, और आखिरी 3 घंटों में भी अपनी टिकटों का फैसला जो है कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर पाए थे। अब स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, अब भी वही अंदर के हालात जो है कांग्रेस पार्टी के उसी तरीके के बने हुए हैं, और आए दिन हम इसी बात का जिक्र भी करते हैं कि अंदर का तूफान थमा नहीं है, अभी विस्फोट तो बाकी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो अभी अंदरूनी हालात से निपटने के, और यहां तक कि विस्फोट की स्थिति तो अभी आनी बाकी है कांग्रेस पार्टी में, तो सुधार तो उससे बाद की बात है। मुझे लगता है कि ना तो इंडियन नेशनल लोकदल, ना जननायक जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से यहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। शॉर्ट में कमेंट लेना चाहूंगा वीरेंद्र जी, समय कम है, शॉर्ट में सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो और दूसरे दलों में जो कांग्रेस है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उसका कहीं कोई प्रभाव ही दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की रचना अलग से दी है, नए पदाधिकारी चुने जाएंगे, लेकिन ये लोग तो संगठन भी नहीं बना पा रहे। तो ये है कि विपक्षी दल बिल्कुल हताश है, जो विपक्ष के कार्यकर्ता है वो बिल्कुल हताश और निराश है, उन्हें कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह बना हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम का धन्यवादी दौरे का आगाज हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा विजन लेकर पार्टी चल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे 2029 तक को लेकर एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर खट्टर सरकार में देखने को मिला था, मनोहर लाल की सरकार में देखने को मिला था, वो कमी ना रह जाए, फूक फूक कर पार्टी
कदम रख रही है सीएम सैनी, लगातार जनता से कनेक्ट हो रहे हैं जिससे कि कोई कमी किसी भी स्तर पर ना रह पाए और जनता उनका साथ दे। तमाम योजनाएं बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर देखने को मिल रही है। अब धन्यवादी दौरे का कितना असर होगा निकाय चुनाव में, स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, तस्वीर साफ है, लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा सरदर्द जरूर बना हुआ है। एकजुटता लाना एक बड़ी चुनौती बीजेपी पेश करती नजर आ रही है। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी बस इतना ही। नमस्कार।